जय हिंद साथियों। हम लोग राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ रहे थे, तो इससे पहले हमने जो पढ़ी है उसका एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन है। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो और बार बार पढ़ो। तो कालीबंगा हमने सबसे पहले पढ़ी थी। तो कालीबंगा सभ्यता सरस्वती और सरस्वती नदी घाटी के किनारे है, वर्तमान में घग्गर नदी, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन सभ्यता है और ये हनुमानगढ़ जिले में है और आज से 6000 वर्ष पूर्व ये सभ्यता मानी जाती है। कालीबंगा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर खुदाई में चूड़ियां मिली है, क्यों, और पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ ही चूड़ी होता है। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज करी। बाद में 1961-62 में बीबी लाल और बीके थापर ने यहाँ उत्खनन कार्य करवाया और यहाँ से 5 स्तर सामने है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला भाग है प्राक हड़प्पा और दूसरा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। पहला और दूसरा तो इसमें आता है, मतलब हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है, और जो तीसरा चौथा पांचवा हड़प्पा हड़प्पा से समकालीन है। आपको ध्यान में रखना। कालीबंगा एक सुव्यवस्थित बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर काम में लिया जाता था। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन और उनके अवशेष मिले, जो पतले और हल्के हैं और सुंदरता और सुडौलता का अभाव है। अनगढ़ बर्तन है। बर्तनों का रंग रहा लाल है, जिन पर काली व सफेद रंग की रेखाएं खींची गई है। ये देखो स्पीड में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने ये पहले पढ़ रखा है रिवीजन के लिए, ठीक है। जुते हुए खेत के यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। एक ही खेत में 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिलते हैं और सावधान पत्ती के साक्ष्य कब्रिस्तान से पता लगता है। और मस्तिष्क स्वास्थ्य बीमारी का पता एक खोपड़ी मिली है कंकाल की बच्चे की, उससे पता लगता है। एक खिलौना की बैलगाड़ी मिली है, हवन कुंड मिला है, लकड़ी की नाले मिली और बेलनाकार मोहरे मिली है। ये था कालीबंगा सभ्यता। फिर आहड़ सभ्यता। आहड़ उदयपुर में है। आहड़ नदी ऐड नदी के किनारे है और 4000 वर्ष पूर्व ये सभ्यता मानी जाती है। पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष अवशेष मिले। पाषाण और धातु दोनों ध्यान में रखना है। ये सभ्यता एक टीले के नीचे दबी मिली, इसलिए इसे धूलकोट या मिट्टी का टीला भी कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने यहाँ पर मतलब उत्खनन किया। बाद में रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया ने यहाँ उत्खनन करवाया। इस सभ्यता में मकान बनाने में धूप में सुखाई ईंटों और पत्थरों का दोनों का प्रयोग हुआ, ठीक है। कि इसमें धूप में सुखाई हुई, ये आपको ध्यान में रखना है। आड़ के लोग मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे। किसके साथ? आभूषणों के साथ। उनको लगता था कि उनमें वापस जीवन आएगा, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। मिट्टी के बर्तन आड़ से सर्वाधिक मिले हैं और इसलिए आड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। कौन से? जो सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन मिले हैं। आड़ का दूसरा नाम ताम्रवर्ती नगरी भी मिलता है। तांबे के औजार एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण इसे ताम्रवती नगरी कहते हैं, ठीक है। और ठप्पों से पता चलता है कि रंगाई छपाई उद्योग उस टाइम यहाँ पर विद्यमान था। फिर गिलुंड सभ्यता। गिलुंड राजसमंद में है, बनास नदी के किनारे हैं। 2 टिल्लों का यहाँ पर उत्खनन हुआ और ये आड़ संस्कृति से जुड़ी हुई सभ्यता है। इसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन हुआ। 1998 से 2003 तक पूना विश्वविद्यालय के डॉक्टर VS सिंधे और पेंसिल्वेनिया के प्रोफेसर गेगरी ने यहाँ पर क्या करा? उत्खनन कार्य किया था, जिसका समय 1900-1700 है। अब गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले, हमने कल पढ़ा। सादे, काले, पोलिशदार, भूरे, लाल, काले और चित्रित मर्दबाण, ये आपको ध्यान में रखना है। उत्खनन मिट्टी के खिलौने मिले, पत्थर की गोलियां मिली, हाथी दांत की चूड़ियां मिली है और यहाँ पर आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग मिला। किसमें? आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग मिला है। कहाँ पर? गिलुंड में। ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। बाकी सब जगह धूप में पकाई ईंटों का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर आग में पकी ईंटों का प्रयोग हुआ, ये आपको ध्यान में रखना। फिर बागोर भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे है। VN मिश्र के निर्देशन में 1967 से 77 तक यहाँ उत्खनन हुआ और ये यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष मिले, जो 4 से 5000 ईसा पूर्व माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग शिकारी थे, यानी शिकार करते थे। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो, यहाँ से तांबे के उपकरण मिले, जिनमें एक छेद वाली सुई मिली, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कहाँ से? बागौर से। कृषि व पशुपालन के यहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य मिले, ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बागौर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल है और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। लास्ट हमने कल पढ़ी थी गणेश्वर नीम का थाना शिखर में, कांतरी नदी के किनारे। तामोरी युगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है ये। रतन चंद्र अग्रवाल ने यहाँ उत्खनन किया और 28 ईसा पूर्व की ये सभ्यता मानी जाती है। गणेश्वर से अधिक मात्रा में तांबे के आयुध और उपकरण मिले हैं। इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम सिद्ध करते हैं, इसलिए इसे भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी भी माना जाता है। कैसे? गणेश्वर को, ठीक है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरण में 99% तांबा है, हमने ये बात करी थी। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हो उसे कर्पस्वर्णी मर्द पात्र कहते हैं। जो मिट्टी के बर्तन मिले उन्हें कौन सा बर्तन कहते हैं? कर्पस्वर्णी मर्द पात्र कहते हैं। ये बर्तन काले और नीले रंग से सजाए गए हैं और यहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था और ये ताम्र सभ्यता की जननी मानी जाती है। यहाँ तक हमने रीड कर लिया था, पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे अन्य प्राचीन महत्वपूर्ण सभ्यता, ठीक है साथियों। तो आपको रिवीजन पे फोकस करना है हमेशा।
ध्यान रखना, अच्छे से रिवीजन करना, किताब कैसे पढ़नी हम जिक्र करेंगे आगे, ठीक है। अब बीनमाल, बीनमाल कहाँ पर है? जालोर में। बीनमाल कहाँ है? जालोर की सभ्यता एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। सबसे पहले बीनमाल कहाँ है? जालोर में। आपको ध्यान में रखना है जालोर कौन से संभाग में आता है, ये भी ध्यान में रखना, जोधपुर संभाग में आता है, ठीक है। जिसका उत्खनन R.C. अग्रवाल ने करवाया। बीनमाल सभ्यता का उत्खनन किसने किया? R.C. अग्रवाल। R.C. अग्रवाल ने मेरे हिसाब से सर्वाधिक उत्खनन इन्होंने किया अब तक, ठीक है। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा यानी एक सूरा पत्र मिला है। बीनमाल से क्या मिला? रोमन एम्फोरा है ना, एक सूरा पत्र मिला। क्या मिला? सूरा पत्र। और एक प्राचीन यूनानी सुराही भी मिली है। क्या मिली है? सुराही मिली है, जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। और इसका प्राचीन नाम श्रीमाल था। वापस देखो, बीनमाल एक सभ्यता है जो कहाँ पर है? जालोर, जो जोधपुर संभाग का एक जिला है। और इसका प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल। बीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल था बीनमाल का प्राचीन नाम, ठीक है। और यहाँ उत्खनन किसने किया? पूछ ले। R.C. अग्रवाल ने। किसने किया था? R.C. अग्रवाल ने बीनमाल में उत्खनन कराया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। और यहाँ से क्या मिला? एक रोमन एम्फोरा यानी एक सूरा पत्र मिला है, और एक यूनानी सुराही मिली है। कहां पर? बीनमाल से। जो इसके विदेशी व्यापार यानी ये बाहर की चीजें हैं, इसे पता चलता है कि उस टाइम बीनमाल का विदेशों से कनेक्शन था। और व्यापार मतलब होता है ना, एक्सपोर्ट वाला, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो बाहर से भी सामान खरीदते बेचते होंगे, ठीक है। प्राचीन नाम इसका था श्रीमाल। तो ये आपको बीनमाल के बारे में ध्यान में रखना। बीनमाल का पूरा नाम श्रीमाल है, और ये जालोर में है। उत्खनन R.C. अग्रवाल ने किया। क्या मिला यहाँ? रोमन एम्फोरा और यूनानी सुराही मिली है, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग बाहर से व्यापार करते थे, ठीक है। अगली सभ्यता है ईश्वाल। ईश्वाल कहाँ पर है? उदयपुर में। ईश्वाल कहाँ पर है? उदयपुर में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। मतलब ईश्वाल से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। ईश्वाल से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लोहा उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ समृद्ध लोहा उद्योग है, लोहा उद्योग बहुत ज्यादा था। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियां भी यहीं से मिली। ईश्वाल से हमने पढ़ा था ऊपर। तो समृद्ध लोहा उद्योग के साक्ष्य पूछ ले, कहां से मिले? ईश्वाल उदयपुर से मिले। और प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण भी ईश्वाल उदयपुर से मिले हैं, ठीक है साथियों। आगे देखो, प्राचीन मत्स्य जनपद में बेराट जयपुर की बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए। हम देखो पूछ ले, हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? बेराट से। कहां से? बेराट। और यहाँ पर कहां पर? बीजक की डूंगरी, बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी, ये सारी बेराट में ही है तीनों, ठीक है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष मिले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। मत्स्य जनपद, ठीक है, ये बेराट का मत्स्य जनपद, इसकी राजधानी थी ना विराट नगर या बेराट, ठीक है। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित जैसे विद्वानों ने इसके उत्खनन से जुड़े हुए। तो अब हमने क्या पढ़ा आपके समझ में आए? तो यहाँ बेराट पढ़ रहे हैं, बेराट सभ्यता पढ़ रहे हैं। कौन सी पढ़ रहे हैं? बेराट पढ़ रहे हैं। तो बेराट सबसे पहले कहाँ है? जयपुर में, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। विराट का नवीन नाम क्या है? विराट नगर। विराट नगर है। क्या है? विराट नगर है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल की सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ठीक है। खोज किसने करी? दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित, यानी DNK। शॉर्ट में ट्रिक बना लो, DNK। 8 में बने ना हमने ARH, तो विराट में DNK। दयाराम साहनी, ठीक है, इससे हो गया। N मतलब नील रतन बनर्जी, K मतलब कैलाश नाथ दीक्षित, ठीक है। और यहाँ पर 3 ये थी, एक तो बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, और यहाँ से हड़प्पा मौर्य काल के अवशेष मिले। खोज वाला हमने पढ़ लिया। बेराट से एक गोल मंदिर मिला है। क्या मिला? गोल मंदिर मिला बेराट से। पूछ ले, गोल मंदिर कहां से मिला? गोल मंदिर बेराट से मिला है। वे अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए। एक तो अशोक के स्तंभ मिले हैं, अशोक के स्तंभ मिले हैं, ठीक है। और एक गोल मंदिर मिला। क्या मिला? गोल मंदिर कहां से मिला? पूछ ले, ये भी बेराट से मिला, आपको ध्यान में रखना है। फिर बेराट के समीप अशोक का बाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ। अब देखो, ये क्वेश्चन कई बार आया अच्छे से एग्जाम में, बाबरू, अशोक का बाबरू अभिलेख कहां से मिला है? तो कहां से मिला? ये बेराट से मिला, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मुझे बताओ, बाबरू अभिलेख की खोज किसने करी? अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो मुझे आपको ये पता होना चाहिए, ये आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। बाबरू अभिलेख की खोज किसने करी? कोई अंग्रेज था, उसने करी थी, 1837 में करी थी। कौन था मुझे आप बताओगे, ठीक है। आगे देखो, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। जो अशोक का बाबरू शिलालेख बेराट से मिला, इससे पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये 100% सिद्ध करता है कौन सा अभिलेख? अशोक का बाबरू जो अभिलेख था,
जो मिला बेरहाट से, उससे पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये आपको ध्यान में रखना। हमने देखो बेरहाट पढ़ी, वापस बेरहाट सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, खोज किसने करी? दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। ठीक है, बेरहाट से गोल मंदिर मिला, अशोक के स्तंभ के अवशेष मिले, अशोक का बाबरू शिलालेख मिला, जिससे पता चलता है अशोक क्या था? बौद्ध था। बेरहाट में फिर ये डूंगरियां हैं, देखो एक बीच एक पहाड़ी है, दो डूंगरियां हैं, भीम की डूंगरी और महादेव की डूंगरी। इन सब जगह से क्या मिला? हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष हमें मिले हैं। ठीक है साथियों, तो भीनमाल होगी, ईसवाल होगी। अब हम बढ़ेंगे बालाथल। तो बालाथल कहाँ पर है? उदयपुर में। बालाथल सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में। प्रोफेसर वी एन मिश्र के निर्देशन में उत्खनन हुआ। बालाथल का उत्खनन किसने किया? प्रोफेसर वी एन मिश्र। ये एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में। खोज ले बालाथल कैसी सभ्यता है? एक ताम्र पाषाणकालीन। कैसी सभ्यता है? ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है बालाथल। ये आपको ध्यान में रखना है। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है बालाथल, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। तो बालाथल इस सभ्यता का संपर्क किससे था? हड़प्पा सभ्यता से संपर्क था, ऐसा माना जाता है। ठीक है साथियों, तो हमने अब तक 4 सभ्यता पढ़ी। अब आगे देखो, इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंग महल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। इतना ही ध्यान में रखना है। ओजियाना कहाँ है? भीलवाड़ा में। इतना ही ध्यान रखना। नगरी, चित्तौड़, बरौर, गंगानगर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, नोहो, भरतपुर, नगर, टोंक आदि प्राचीन सभ्यता का अवशेष राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको करीब करीब सभ्यताएं आपकी कंप्लीट हो गई है जो इस किताब में है। एक दो है जो हम अभी और देखेंगे। एक बार इसका थोड़ा सा रिवीजन, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन है। ठीक है, भीनमाल कहाँ पर है? जालोर में। सबसे पहले ध्यान में रखना, उत्खनन आर.सी. अग्रवाल ने किया। यहाँ एक रोमन एम्फोरा या सुरापात्र मिला है और एक यूनानी सुराई मिली है। कहाँ से? भीनमाल जालोर से। इससे पता चलता है कि इनका विदेशी व्यापार था, मतलब एक दूसरे देश आपस में व्यापार करते थे और इसका प्राचीन नाम श्रीमाल था। ये आप ध्यान में रख लेना। काम कंप्लीट। फिर ईशवाल का है? उदयपुर। ये एक प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है, इसके प्रमाण यहाँ से मिले हैं। ठीक है, यहाँ समृद्ध लोहा उद्योग क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। लोहे गलाने की भट्टियां भी यहाँ से मिली थी, हमने पढ़ा था ऊपर। ठीक है, फिर है बेराट। बेराट सभ्यता जयपुर में है। बीजक पहाड़ी, भीम की डोंगरी और महादेव जी की डोंगरी से हड़प्पा व मौर्य काल के अवशेष मिले। उत्खनन दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित ने किया। ठीक है, बेराट से गोल मंदिर मिला और अशोक के स्तंभ के अवशेष मिले और एक बाबरू शिलालेख मिला, जिससे पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फिर हमने पढ़ा बालाथल। बालाथल उदयपुर में। वी एन मिश्र ने यहाँ उत्खनन किया और ये एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता मानी जाती है। इस सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता से मतलब संपर्क था, इसका भी पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। फिर हमने पढ़ा रंगमेल हनुमानगढ़ में, ओजियाना भीलवाड़ा में, नगरी चित्तौड़ में, बरौर गंगानगर में, तिलवाड़ा, बाड़मेर में, जोधपुरा, जयपुर में, सुनारी, झुंझुनू में, नोहो, भरतपुर में, नगर कहाँ पर है? नगर टोंक में। ये सभी सभ्यताएं राजस्थान से प्राप्त हुई है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। आगे देखो, राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार। ये देखो सभ्यता से जुड़ा देखेंगे, वरना इसको छोड़ देंगे। चलो इसको देख लेते हैं साथ में, है ना। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार। हड़प्पा सभ्यता के पतन, यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ? पूछ ले 1800 ईस्वी के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया तो किसका? वैदिक सभ्यता। वैदिक एक तो वैदिक सभ्यता, एक उत्तर वैदिक सभ्यता, दो आते हैं। जो हिस्ट्री का पार्ट है आपको ध्यान में इतना नहीं रखना है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का समय आरंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत है 4 वेद। कौन से वेद? 4 वेद। सीधा क्वेश्चन आता है, वेद कितने? 4। कितने वेद है? 4। पहला वेद ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं तो इनके उपवेद भी ध्यान में रखने हैं। इनका ब्राह्मण कौन सा है वो भी ध्यान में रखना है। इनका आरण्यक कौन सा है वो भी ध्यान में आपको रखना है। इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत ही वेद है, जो हड़प्पा के बाद में विकसित हुई। तो इसलिए इसे क्या कहा गया है? वैदिक सभ्यता कहा गया है। अब क्वेश्चन आ जाए, वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि इनकी जानकारी वेदों से ही मिलती है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। राजस्थान में सभ्यता का अवशेष अनूपगढ़। देखो सीधा क्वेश्चन आएगा, राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? अब आप बोलोगे ये पता नहीं कहाँ से आ गया क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन यहीं से आता है। तो राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा, चक 64 से मिलते हैं। देखो एक और दे देंगे, कालीबंगा दे देंगे, सुनारी दे देंगे तो गलत हो जाएगा। तो राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले? अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक 64। ये कहाँ कहाँ है मुझे बताना, कमेंट करना। ठीक है, ये कहाँ है स्थल जहाँ से वैदिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना
अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर ही फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। अब देखो मतलब महाकाव्य काल में या रामायण काल में कहा गया है, जो पश्चिमी राजस्थान में क्या था, पहले समुद्र था, क्या था, समुद्र था, मरुस्थल कैसे हुआ, ऐसा कहा गया है। देखो महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक वस्तुओं के उल्लेख मिलते हैं, इसमें से आपको ध्यान में नहीं है, खाली इतना ही पता रखना है कि आर्यों की अनेक वस्तुओं का उल्लेख मिला है। लेकिन रामायण से क्या क्या होता है कि राम और रावण के मध्य जब युद्ध हुआ और जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनाना स्वीकार नहीं किया, मतलब राम जब लंका जा रहे थे तो सेतु मतलब पुल तय बनाना तो सागर ने स्वीकार नहीं किया, तो राम ने भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र था वो राजस्थान की ओर फेंक दिया, मतलब उसको भयभीत करने के लिए, किसको, समुद्र को, दक्षिणी सागर को। तो यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया, इधर ही फेंका उधर फेंकते तो आज हम भी हरे भरे होते, कोई ना जैसा है तो है, ठीक है। तो मरुस्थल हो गए, यदि भी आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये पुराणों में कहा गया। लेकिन आज के साइंटिफिक युग है, वैज्ञानिक युग है, तो इस कथा को स्वीकार नहीं किया जाता। तो भी आपको ध्यान में रखना भाई मरुस्थल क्यों हुआ, इस किताब के अनुसार पूछ ले या रामायण के अनुसार पूछ ले, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना कि भगवान श्री राम ने अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका था, किसे, दक्षिणी सागर को भयभीत करने के लिए, क्योंकि उन्होंने स्वीकार नहीं किया अपने ऊपर सेतु बनाना, पुल बनवाना, तो इसलिए यहाँ मरुस्थल हो गया, ठीक है। आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया गया, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित है। अब कह रहे हैं कि रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि, जो राजस्थान के भूभाग से परिचित है, ये तो प्रमाणित हो ही जाता है, ठीक है। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। अब कह रहा है महाभारत में भी जो राजस्थान के आर्य थे उनका पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जंगल देश बीकानेर और नागौर का आसपास का क्षेत्र था, कौरव पांडव राज्य के अधीन था। जो जंगल देश था ना, जो कौरवों और पांडवों का राज्य था उसके अधीन आया करता था। मत्स्य राज्य उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य था, और मत्स्य जिनकी राजधानी विराटनगर थी वो इनका मित्र था या फिर इनके अधीनस्थ राज्य था, किनके, कौरव पांडवों के अधीन। हमने पहले पढ़ा था महाभारत कालीन कौन कौन से जनपद थे, एक तो वो था मत्स्य और एक सूरसेन था, और ये राजस्थान में पूछ ले तो जंगल देश और ये क्या नाम है इसका, मत्स्य, ठीक है। आगे देखो, कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक वर्ष वेश बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में ही व्यतीत किया। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक वर्ष कहां पर निकाला, तो मत्स्य देश में। कहां पर, मत्स्य देश के शासक विराट था ना अपना, विराट नगर, विराट, उनके दरबार में ही व्यतीत किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और विराट है ना, इसलिए इनका नाम विराट नगर है, पहले पुराना नाम विराट था, ठीक है। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा शासक था जिसने महाभारत के युद्ध में भाग लिया, बताओ। आप चूक जाओगे, तो विराट था, राजा विराट, तो विराट नगर का राजा था विराट का। उन्होंने अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ा, किसकी ओर से, पांडवों की ओर से, ना कि कौरवों की ओर से लड़ा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, राजा विराट लड़ता हुआ मारा गया था इनकी पांडवों की ओर से, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं भारतीय, एक मिनट, भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अंधकार में। हम कह रहे हैं भारतीय इतिहास के भांति महाभारत के युद्ध के बाद से महात्मा बुद्ध तक के समय, मतलब महाभारत के युद्ध के बाद से लेके महात्मा बुद्ध का जो समय था वहां का इतिहास अंधकार में है। राजस्थान का इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। बाकी टाइम के तो मिलते हैं, लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद और महात्मा बुद्ध का जो समय था उस टाइम के इतिहास के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है, और पुरातात्विक साक्ष्य भी नहीं मिलते हैं। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारी मिलने लगती है। हम कह रहे हैं बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के, जब से ऐतिहासिक युग आरंभ हुआ तो राजस्थान के इतिहास के संबंध में पहले की अपेक्षा जो ये नहीं मिले ना, तो बाद में कुछ साक्ष्य मिलने लगते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं बनेगा, चिंता मत करो, ठीक है। ये लाइन थोड़ा ध्यान में रखना, महाभारत युद्ध के बाद से महात्मा बुद्ध के समय तक राजस्थान का इतिहास अंधकार में रहा था, क्योंकि वहां से पुरातात्विक और लिखित कोई साक्ष्य नहीं मिले। इतनी लाइन ध्यान में रखनी है, हम ये भी रिविजन करेंगे, चिंता मत करो, ठीक। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीतिक रंगमंच पर दो प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई दी। प्रथम, जनपदों का उदय, द्वितीय, साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष। कह रहे हैं 6ठी शताब्दी के बाद में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर दो चीजें देखने को मिली। क्या मिली, एक तो जनपदों का क्या हुआ, उदय हुआ, नए नए जनपद आए, उनका उदय हुआ, और दूसरा
इन जनपदों के मध्य संघर्ष दिखाया गया है। ठीक है साथियों, तो एक बार हमने जो आज पढ़ा उसका रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा हमने क्या पढ़ा है। देखो, भीनमाल सभ्यता जालोर में है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। इसका प्राचीन नाम श्रीमाल है, उत्खनन R C अग्रवाल ने किया। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा मिली और एक यूनानी सुराही मिली है। ठीक है, फिर ईश्वर उदयपुर में प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं यहाँ से, और यहाँ से लौह उद्योग के साक्ष्य मिले, लोह गलाने की भट्टियां मिली है। फिर हमने बेराट पढ़ा। बेराट का नया नाम विराट नगर है। यहाँ का राजा विराट था, जिन्होंने पांडवों की ओर से महाभारत के युद्ध में भाग लिया और वहां मारा गया। ठीक है, जयपुर में है ये। विजय की पहाड़ी, भीम की डोगरी और महादेव की डोंगरी है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता में मौर्य काल के अवशेष मिले। खोज दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वानों ने यहाँ से उत्खनन किया। यहाँ एक गोल मंदिर मिला और अशोक के स्तंभ के अवशेष मिले और बाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ, जिससे पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म का क्या था, अनुयायी था। फिर बालातल बढ़ा। बालातल उदयपुर में VN मिश्र के निर्देशन में यहाँ उत्खनन हुआ और इससे एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई। तो ये कई सभ्यता थी, ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता थी, और पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता से इसका संपर्क था। फिर रंगमहल पड़ा, हनुमानगढ़ में, ओजियाना भीलवाड़ा में है, नगरी चित्तौड़ में, बरौर गंगानगर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, जोधपुरा जयपुर में, सुनारी झुंझुनू में, नोह भरतपुर में, नगर टोंक में है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। आर्य संस्कृति का प्रसार पड़ा। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1800 ईस्वी के आसपास हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। बाद में वैदिक सभ्यता का समय आरंभ हुआ, और इसको जानने के प्रमुख सोर्स क्या थे वैदिक सभ्यता को? वेद थे। क्या थे? वेद। वेद कितने थे? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गई। और राजस्थान में वैदिक सभ्यता का अवशेष मिले, अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक्र 64। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान में रखना है। फिर महाकाव्य काल में क्या कह रहे हैं, आर्यों की अनेक बस्तियों का उल्लेख मिलता है। रामायण से मतलब ज्ञात होता है कि जब दक्षिण सागर पर उन्होंने सेतु बनाना चाहा, और जब समुद्र ने या सागर ने मना कर दिया, तो उसे भयभीत करने के लिए, डराने के लिए उन्होंने खींचा हुआ जो अमोघ अस्त्र था राम के पास, वो फेंका पश्चिमी राजस्थान की ओर। तो जहाँ समुद्र था वो क्या हो गया? मरुस्थल हो गया। लेकिन ये कथा विज्ञान आज एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन ये है कि रामायण के जो रचयिता थे वाल्मीकि वगैरह, वो राजस्थान के भूभाग से परिचित थे। ठीक है, महाभारत में राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख है। हमने पढ़ा महाभारत के अनुसार राजस्थान का जंगल एंड बीकानेर और कौरव पांडव राज्य के अधीन था। जो बीकानेर का क्षेत्र था जंगल, ये कौरव पांडव राज्य के अधीन था, मतलब इनके अधीन था। और मत्स्य या तो उनका मित्र था या फिर इनके अधीनस्थ कोई राज्य था। ठीक है, पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष यानी देश बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट, ये जयपुर में है, वहां पर 1 साल पांडव रहे थे। और फिर विराट ने अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया। किस युद्ध में? महाभारत के युद्ध में। लेकिन वो वीर गति को प्राप्त हुए या मारे गए। ठीक है, लेकिन भारतीय इतिहास के भारतीय महाभारत के युद्ध पश्चात तक, यानी भारतीय इतिहास में जैसे नहीं मिलता, वैसे महाभारत के युद्ध के बाद से लेके महात्मा बुद्ध के टाइम तक राजस्थान का इतिहास अंधकार में। क्यों है अंधकार में? क्योंकि उस टाइम में ना तो कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिले, ना कोई लिखित साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। लेकिन इससे ऐतिहासिक युग आरंभ होने के साथ राजस्थान के संबंध में कुछ स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। बुद्ध के समय से कुछ ऐतिहासिक युग के आरंभ होने से ही कुछ स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारी मिलने लगती है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के आधार पर 6ठी शताब्दी से भारतीय राजनीतिक रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती है। 6ठी शताब्दी के बाद एक तो जनपदों का उदय हुआ। किसका? जनपदों का उदय हुआ। और दूसरा साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष हुआ। अब पूछ लें जनपदों का उदय कब हुआ? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये 2 प्रवृत्तियां दिखाई देती है। एक तो जनपदों का उदय और दूसरा साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष। आपस में जनपद वाले लड़ने लगे, क्योंकि साम्राज्य विस्तार की किसको उम्मीद नहीं होती, सबको होती है, तो ये आपस में लड़ने लगे थे। ठीक है साथियों, अब राजस्थान के जनपद, मेरे हिसाब से जनपद आज पढ़ लेते हैं, फिर क्या राजपूतों की उत्पत्ति वगैरह हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे राजस्थान के जनपद। जो जो चीजें मैंने बताई आप वो देख लेना, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। राजस्थान के जनपद आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय, विकास और पतन हुआ। यानी आर्य जब भारत आए प्रसार के अंतर्गत, और उनके बाद भारत के अन्य भागों की भांति, जैसे भारत के जैसे 28 राज्य अभी पहले कम हुआ करते थे, तो उस भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों में उदय हुआ, कईयों का विकास हुआ और कई खत्म हो गए। बौद्ध साहित्य यानी बौद्ध ग्रंथ एक अगुंतर निकाय है, जिनमें 16 जनपदों की, महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में से कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितना? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन से ग्रंथ? बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से। और
दूसरा क्वेश्चन ये है कि 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय से मिलती है। ठीक है, जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ उनमें से मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही स्थित था। मतलब मत्स्य जनपद कहाँ था? इन 16 में मत्स्य जनपद भी शामिल था, ये राजस्थान में ही स्थित था। और राजस्थान के अनेक भाग कुरु, सूरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत है। और कई मतलब ये मत्स्य तो पूरे राजस्थान में था, लेकिन कुरु है, कुरु में कुछ भाग राजस्थान का इसमें था। सूरसेन है, कुछ भाग सूरसेन जनपद में था। कुछ अवंती जो जमा जनपद था उसमें भी राजस्थान के कुछ भाग थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र शिवी जनपद कहलाता था। चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र शिवी जनपद, ये क्वेश्चन आज भी आता है कि शिवी जनपद में कौन सा क्षेत्र आता है? तो चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र शिवी जनपद के अंतर्गत आता था। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा में कुछ कबीले मालव, योदई और अर्जुनयन राजस्थान में आकर बस गए। तो वापस एक बार इस पैराग्राफ को देखो कि आर्यों के प्रसार के अंतर्गत उसके पश्चात अन्य भागों की भांति, जैसे आर्यों का प्रसार जब हुआ तो भारत में आर्य बसे, तो राजस्थान में भी जनपदों का उदय हुआ, विकास और पतन हुआ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। ठीक है, जिनमें मत्स्य जनपद तो राजस्थान में स्थित था, लेकिन कुछ क्षेत्र इन जनपदों में भी राजस्थान के थे। कुरु, सूरसेन, मत्स्य और एक शिवी जनपद था जो चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र शिवी जनपद के अंतर्गत आता था। 327 ईसा पूर्व में जब सिकंदर का आक्रमण हुआ, अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले जैसे मालव, योदई, अर्जुनयन भी राजस्थान में आकर बस गए। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो पश्चिमोत्तर सीमा से यानी कुछ कबीले ये भी आकर कहाँ बस गए? राजस्थान में। तो भी ये भी बाहर के थे, मालव है, योदई है, अर्जुनयन, ये कहाँ पर आके बस गए? राजस्थान आकर बस गए। ये आपको इतना ध्यान में नहीं रखना, ये जनपदों के नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय है। और 16 महाजनपद कौन कौन से थे ये आपको लिस्ट बनानी है, गूगल करना, आपको 16 महाजनपद मिल जाएंगे, कौन सा राजस्थान में था कौन सा नहीं था, ये आप एक अलग से लिस्ट आपको बनानी है। कई बार हमें यूं नहीं कि जो किताब में वही पढ़ना है, कई बार थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें देखने के बीच में जिक्र हुआ है, तो आपको ये सारणी बना लेनी है। अगर आपसे नहीं बनी तो मुझे बताना, तो मैं अगले वीडियो में मैं यही बता दूंगा आपको। ठीक है साथियों, तो अब देखो आप मत्स्य जनपद, ये हमने पढ़ा है और इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ और महाभारत काल में भी हुआ था। ठीक है, तो मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ। आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ पूछ ले तो ऋग्वेद में हुआ, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। मतलब ऋग्वेद पुराना है तो इसे लगता है कि ये जनपद बहुत ज्यादा प्राचीन है। शतपथ ब्राह्मण और कौशिक की उपनिषद में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। अब देखो इसका एक तो शतपथ ब्राह्मण और कौशिक की उपनिषद में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। ये मत्स्य जनपद वही है जिसकी राजधानी विराट थी, वर्तमान में विराट नगर कहा जाता है। और यहाँ का राजा विराट था जिन्होंने पांडवों की ओर से महाभारत के युद्ध में भाग लिया था, और पांडवों ने अपना अज्ञातवास भी मत्स्य जनपद या विराट नगर में ही या विराट या मत्स्य राज्य की राजधानी थी ना विराट या विराट, वहां पर गुजारा था। ठीक है साथियों, तो मत्स्य जन का उल्लेख कहाँ मिलता है? एक तो ऋग्वेद में ही है, महाभारत में है, और कौशिक की उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण। अब यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अगर बनाने वाला कि निम्न में से मत्स्य जनपद का उल्लेख नहीं हुआ है। ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी कौशिक की उपनिषद, ऑप्शन डी महाभारत, ऑप्शन सी अथर्ववेद। तो अथर्ववेद गलत हो गया, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है साथियों, आगे देखो महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई है। अब कह रहे हैं महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना प्रमुख जनपदों में की गई है। ठीक है, अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक, अब विस्तार बता रहे हैं इसका मत्स्य जनपद का, दक्षिण में तो इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक, पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। यानी दक्षिण में तो चंबल की पहाड़ियों तक, पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अब देखो इसमें कौन कौन से सम्मिलित है? जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली और भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित है। इसमें मत्स्य जनपद में जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक कौन था? विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराट बसाकर उसे मत्स्य प्रदेश की राजधानी बनाया या मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। किसने? विराट नगर। पूछ ले जयपुर से कितना है? 85 किलोमीटर, 85 किलोमीटर दूर है, और इसको राजधानी बनाया किसने? यहाँ का शासक जो विराट था। ठीक है, विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ। अब देखो विराट की पुत्री का नाम क्या था? उत्तरा।
ठीक है। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह, विराट की पुत्री कौन थी? उत्तरा, और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ, ये महाभारत वाले ही हैं, ठीक है। और इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। मतलब जो महाभारत काल है ना, उसका भी अपने राजस्थान से कई चीजें जुड़ी हुई है। जैसे अर्जुन कौन था आपको पता है, इसका पुत्र अभिमन्यु था। और जिनका इनका विवाह हुआ था उत्तरा और अभिमन्यु, उनका एक पुत्र हुआ परीक्षित, जो पांडव राज्यों का उत्तराधिकारी भी बना था। ये आपको ध्यान में रखना। साथ में थोड़ा क्या है, कंफ्यूजन सी है, जहां बैठा हूँ घर की आवाज आ रही है, कोई बोल रहा है, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं, फिर भी आप इनको देखना अच्छे से, इस किताब को पढ़ना, आपको खूब नॉलेज मिलेगा। और मेरे हिसाब से आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना, तो आप बहुत कुछ हासिल कर लोगे इस किताब से। मैं जो कुछ भी हूँ आज आपके सामने इन किताबों की बदौलत ही हूँ, क्योंकि मैंने स्कूल की किताबें पढ़ी है। देखो, किताबें इंपॉर्टेंट वही होती है जो राजस्थान सरकार खुद चलाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक, एक मिनट, एक बार रिवीजन है ना, रिवीजन जरूरी है। वापस देखो, राजस्थान के जनपद आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत के अन्य भागों में मध्य राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय, विकास और पतन हुआ। बौद्ध साहित्य यानी बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, ठीक है। जो 16 महाजनपद है उसमें मत्स्य जनपद तो राजस्थान में स्थित था, और कुछ भाग राजस्थान के कुरु, सूरसेन, अवंती महाजनपदों के अंतर्गत है। चित्तौड़ के आसपास का जनपद सिवी जनपद कहलाता था। और 327 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने आक्रमण किया, तो अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, यदोई और अर्जुनयन ये राजस्थान में आकर बस गए। पूछ ले, सिकंदर का जब आक्रमण हुआ, कौन से कबीले राजस्थान में आकर बसे? तो मालव, योदई, अर्जुनयन, एक और नाम दे देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 आते हैं, 3 इसमें है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर देखो, मत्स्य जनपद का हमने पढ़ा, मत्स्य जनपद का क्या पढ़ा, एक बार और देख लेते हैं। मत्स्य जनपद मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। और इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण कौशिक उपनिषद में भी मिलता है, ठीक है। महाभारत में इसकी गणना प्रमुख जनपदों में की गई है। और इसका विस्तार है दक्षिण में, इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक है, विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक। और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था, ठीक है। इस प्रदेश में है जयपुर है, अलवर है, धौलपुर है, करौली है, भरतपुर का कुछ भाग इसमें सम्मिलित है, ठीक है। और महाभारत काल में मत्स्य का शासक कौन था? विराट था, जो जयपुर से 85 किलोमीटर दूर बिराट इन्होंने बसाया था, और बाद में इसको राजधानी बनाया। और विराट की पुत्र थी उत्तरा, जिनका विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ। और उन पुत्र का नाम था, जो पुत्र इनसे हुआ उसका नाम था परीक्षित, जो पांडव राज्य का उत्तराधिकारी बना था, ठीक है साथियों। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। अब देखो, महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती। हम कह रहे हैं महाभारत काल के बाद मत्स्य जनपद की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, पर किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए। अब कह रहे हैं कि महाभारत के बाद, जो महाभारत का युद्ध हुआ था, जो भी हुआ था, उसके बाद गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि कुरु और यादव जनपद क्या हो गए? निर्बल हो गए। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया। मतलब बाद में इनका लाभ उठाकर जो मत्स्य राज्य था वो क्या हो गया? शक्तिशाली हो गया, और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। मतलब महाभारत के बाद में कुरु और यादव जनपद तो निर्बल हुए, लेकिन मत्स्य बलशाली हो गया, ठीक है। उसकी समृद्धि में वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में साल्व जाति रहती थी। ये क्वेश्चन आया एक बार कि साल्व जाति कहाँ पर रहती थी? अलवर के कुछ भागों में। मत्स्य भाई, अलवर मत्स्य के निकट ही था, तो साल्व जाति कहाँ पर रहती थी? अलवर में रहती थी। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, साल्व जाति। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता रहता था। अब पूछ ले, मत्स्य जनपद के साथ कौन सी जाति का संघर्ष होता रहता था? तो साल्व जाति का, जो अलवर के कुछ भागों में रहती थी, और इनका सीमा यानी इनकी सीमा रेखा सही नहीं थी, तो अस्पष्ट सीमा थी, तो दोनों में प्राय संघर्ष होता रहता था। सालों की भांति चेदी जनपद भी मत्स्यों जनपद का पड़ोसी था। अब देखो, एक तो सालो था और एक चेदी, ये भी इसके पड़ोस में थे, किसके? मत्स्य के। ये आपको ध्यान में रखना है, चूंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है। अगर मान लो 2 पड़ोसी राज्य हैं, कोई भी है, तो उन्हें प्राय दुश्मनी तो रहती है, छोटी मोटी सीमा विवाद या कोई भी विवाद, ठीक है। अतः चेदी मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था। अब पूछ ले, एक तो चेदी में और मत्स्य में संघर्ष चल रहा था, और दूसरा साल्व और मत्स्य में संघर्ष चल रहा था। एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला दिया। अब क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कौन सा जनपद था, कौन सा राजा था जिसने मत्स्य जनपद को अपने राज्य में मिला लिया? तो चेदी राज्य ने मत्स्य जनपद पर आक्रमण करके अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। सीधे क्वेश्चन बनेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना है। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा। भाई, इन्होंने अधिकार तो कर लिया चेदी वालों ने, लेकिन अधिक समय तक इनके अधीन वो नहीं रहा था, ठीक है।
चेदी जनपद का अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। कुछ टाइम बाद मत्स्य वापस आजाद हो गया। कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया। बाद में मगध में जो शासक थे, मगध आपने पढ़ा होगा अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में सारा, है ना, तो शिकार हो गया। मगध के सम्राट ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को जीतकर मगध के साम्राज्य में मिला लिया। पहले तो चेदी ने जीता, चेदी से ये स्वतंत्र हुआ, बाद में मगध में मिल गया ये मत्स्य जनपद, क्योंकि मगध के सम्राट ने इसे जीत लिया था। मौर्य के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, अब कह रहे हैं मौर्यों के काल में ये किसके, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। ठीक है। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर से प्राप्त अशोक का शिलालेख अन्य मौर्य युगीन अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। वापस देखो, एक बार हमने ये पढ़ा है, एक बार इसको और देख लेंगे तो समस्या है। हाँ, तो ये मत्स्य हमने पढ़ा है। वापस महाभारत काल के बाद मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिल रही। अब कह रहे महाभारत काल के बाद मत्स्य जनपद के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। किंतु गोपीनाथ शर्मा का क्या मानना है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव निर्बल हो गए थे और शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया, यानी मत्स्य ने इन पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है। और उसकी राजधानी विराटनगर और समृद्ध हो गई। और मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भाग में सालों जाती रहती थी, तो इनमें भी उनको सीमा विवाद था। ठीक है। अस्पष्ट सीमा को लेकर दोनों में संघर्ष होता था। सालों की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य का पड़ोसी था, तो इनमें भी शत्रुता थी, दुश्मनी थी छोटी मोटी। अतः चेदी और मत्स्य जनपद में क्या चलता था, संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी ने अपनी पूर्ण शक्ति से मत्स्य पर क्या आक्रमण किया और इसको चेदी में मिला लिया। और बाद में तो कुछ टाइम इनके अधीन रहा मत्स्य चेदियों के। बाद में क्या हुआ, इन्होंने वापस अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। ठीक है। बाद में क्या हुआ कि बाद में मत्स्य मगध के जो राजा थे उनकी साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया था। ठीक है। और बाद में किसमें, मगध में मिल गए। और मौर्य शासन काल में मत्स्य जनपद मौर्य के अंतर्गत भी चला गया। मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी, पूछते विराटनगर। कहाँ पर थी, विराटनगर थी। और अशोक का जो शिलालेख पढ़ा हमने, विराट से मिला बाबरू और अन्य महत्वपूर्ण अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। तो ठीक है साथियों, हमने ये कोशिश करी है। आज थोड़ा डिस्टर्बेंस ज्यादा था मेरे हिसाब से, फिर भी आप कोशिश करना, मैंने भी कोशिश करी है। तो अब हम कल से अपना राजस्थान का इतिहास शुरू हो जाएगा, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।